हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। मॉल की चकाचौंध भरी खूबसूरती ने मुझे एक अद्भुत मोहपाश में बांध लिया था। बहुत दिनों से इस नए खुले मॉल को देखने की इच्छा थी। उस दिन बैंक की छुट्टी भी थी और छुटपुट घरेलू सामान भी खरीदना था, तो मैंने इधर का रुख कर लिया। मैनेजर के कमरे के सामने से गुजरी तो नेम प्लेट पर नज़र पड़ते ही चौंक उठी। सरिता साहनी? कहीं वह मेरी कॉलेज वाली रूममेट सरू तो नहीं? एक और के पारदर्शी कांच से झांकने का प्रयास किया तो वहीं घूमते गार्ड ने पूछताछ आरंभ कर दी। मैडम से मिलना है? घबराहट में मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। आइए, इधर से आइए। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे पास अंदर जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर एक कटे बालों वाली जीन्सधारी आधुनिका को मोबाइल पर बात करते देखा तो कदम वापस मुड़ गए। उफ, कहाँ फंस गई, सोचते हुए चुपचाप निकल ही रही थी कि पीछे से आई शालू की पुकार ने मेरे बढ़ते कदम रोक लिए। हर्ष मिश्रित विस्मय से मुड़ी तब तक सरू ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में भर लिया। बिना मिले ही जा रही थी? सरू तू? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं, कितनी बदल गई है। जॉब की डिमांड है यार, वरना दिल तो अपना हिंदुस्तानी ही है। और तू बता, यहाँ कैसे? तेरे इलाहाबाद चले जाने के बाद हमारी तो दोबारा कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं बैंक में नौकरी करती हूँ, पास ही एक कमरा ले रखा है, पर अब मकान मालिक का बेटा यहाँ रहने आ रहा है तो कमरा खाली करना पड़ेगा। तो मेरे संग आ जा, मेरा कमरा काफ़ी बड़ा है, शेयर कर लेंगे। हमें तो वैसे भी हॉस्टल में एक दूसरे के साथ की आदत है। सच? तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। अगले ही दिन से मैं सरिता के घर जाकर रहने लगी। अपनी प्रिय सखी का फिर से साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। कॉलेज की हॉस्टल की स्मृतियाँ एक बार फिर से जीवंत हो उठी थीं। हमारी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं, लेकिन मजबूरी थी। दोनों की ही जिम्मेदारी भरी नौकरी थी। घड़ी के कांटों के साथ घूमती जिंदगी की अपनी सीमाएं थीं। देर रात तक बातें करते करते पलकें नींद से बोझिल होने लग जाती थीं। तब मन मारकर वार्ता को विराम देना पड़ता था। एक दिन सवेरे चाय बनाते हुए सरू बोली, तुझे पता है शालू, मुझे ये नौकरी किसने दिलवाई? हमारी अपनी सहेली नीरू ने। क्या? ब्रश करते मेरे हाथ थम से गए। उसके पति का ही तो मॉल है ये। मुझे ये गेटअप, नया अंदाज भी पार्लर से वही दिला कर लाई थी। शुरू में अजीब लगता था, पर अब अच्छा आरामदायक लगता है। स्टाफ कस्टमर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं अब तक जल्दी जल्दी कुल्ला करके रसोई में आ गई थी। पर नीरजा और तेरे, अरे वह तो ऐसे ही कोई छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, हमने मिल बैठ कर दूर कर ली थी। तब से हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। ले चाय पकड़, मैं नहाने जा रही हूँ, फिर लेट ना हो जाऊँ। राजीव जी ने मॉल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रखी है। बस दिन में एक बार आकर देख लेते हैं। कभी कभी नीरू भी संग आ जाती है, बेहद भले और नेक इंसान है। एक दिन तुझे मिलाने ले चलूँगी, बहुत खुश होगी तुझे देखकर। तू भी तो पक्की सहेली थी उसकी। हाँ, पर कहते हुए मैंने जीभ काट ली। कहना चाहती थी उतनी पक्की नहीं जितनी तुम दोनों थी। तभी तो जलन के मारे दोनों में फूट डलवा दी थी मैंने। एक दूसरे के विरुद्ध कान भर के उनकी बातचीत बंद करवा दी थी। मन ही मन मैं बेहद खुश थी। अब मैं दोनों की खास सहेली बन गई थी। पर तभी पापा का तबादला हो गया और मैं इलाहाबाद चली गई थी। यदि दोनों की गलतफहमी दूर हो गई तो इसका मतलब मेरे झूठ की भी पोल खुल गई। लेकिन सरू की बातों व्यवहार से मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। उसकी उदारता ने मुझे मन ही मन बेहद शर्मसार कर दिया था। पर प्रत्यक्ष में मैंने सामान्य ही बने रहने का प्रयास किया। नीरजा और उसके पति राजीव जी मुझसे भी बेहद कमजोशी और आत्मीयता से मिले। अपनी दोनों पुरानी सहेलियों का साथ पाकर मैं बेहद खुश थी। सच्चे मन से मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हम तीनों का यह प्यार भरा साथ हमेशा हमेशा बना रहे। कोई आंधी तूफान, ईर्ष्या, द्वेष हमें जुदा न कर पाए। अपनी यह इच्छा मैंने एक दिन बातों ही बातों में सरू के सम्मुख जाहिर की तो वह खिलखिला उठी। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि हम सहेलियों का प्यार अटूट है, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। लेकिन लाडो, जब किसी के प्यार के जाल में फंस जाओगी तो ये सहेलियां सब पीछे छूट जाएंगी। सब कुछ भूलकर बस उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगोगी। नीरू और मुझे तो समझ आ गया है, तुझे भी जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है। क्या मतलब? नीरू की तो शादी हो चुकी है, क्या तुम्हारी भी जिंदगी में कोई मर्द है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ सुहास, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यही एक कंपनी में इंजीनियर हैं। एक शादी में मुलाकात हुई थी, फिर कुछ छुटपुट मुलाकातें हुई और उसने मुझे प्रपोज किया। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया ही नहीं, मैंने गुस्से से कहा। सबसे पहले तुझे ही तो बता रही हूँ मेरी लाडो। घर वालों को भी अब बताऊंगी। नीरू को भी नहीं बताया है। अब भी नाराज है? जब तक पार्टी नहीं दोगी और अपने उनसे नहीं मिलवाओगी तब तक तो नाराज ही रहूंगी।
मैंने झूठ-मूठ मुँह फुलाते हुए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और उसी दिन शाम को मुझे शानदार दावत मिल गई। सुहास से मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। नीरू को नहीं बुलाया तुमने? मैंने यकायक पूछ ही लिया। बुलाना चाहती थी, राजीव जी से टोह भी ली थी, पर वे आज शाम कहीं व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा फिर कभी बता दूंगी। कल मैं और राजीव जी आवश्यक कार्यवश 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। लौट कर नीरू से मिलती हूँ। वह साथ नहीं चल रही? नहीं, वह यहाँ का काम संभालेगी। फिर आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे ख्याल आया नीरू गर्भवती है। मुझे भी उससे मिले काफ़ी दिन हो गए थे। चलो इन 2 दिनों में मैं उसे संभालते रखूँगी। शालू, एक बात और कहनी थी तुमसे। सुहास 6 महीनों के लिए जर्मनी जा रहे हैं। उनके लौटने के बाद ही हम शादी करेंगे। समस्या यह है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट किराए पर लिया है। अब उसे खाली करते हैं तो लौटने पर फिर से नया ढूंढना पड़ेगा। सूना छोड़ना तो और भी खतरनाक है। इसलिए हमने निश्चय किया है कि मैं वहाँ रहने चली जाती हूँ। यदि तुम भी साथ चलो तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं सोच में पड़ गई। लेकिन 6 महीने बाद मुझे फिर से कमरा ढूंढने की मशक्कत करनी पड़ेगी। इससे तो मैं यहीं ठीक हूँ। तुम जाओ, पर हाँ, मिलती रहना। हालांकि मैं जानती थी नीरू की ही तरह सरूर से भी अब यदाकदा ही मुलाकात हो पाएगी, पर दिल में यह संतोष तो रहेगा कि इस अनजाने शहर में मेरे अपने भी हैं, जो मेरी एक पुकार पर ही मेरे आजू बाजू आ खड़े होंगे। वक्त के साथ साथ मेरी सोच भी परिपक्व हो चली थी। सरू को गए 1 महीना हो गया था। फ़ोन पर छुटपुट बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात का वक्त दोनों के ही पास न था। मॉल जाना हुआ तो पता चला मैडम अब वहाँ काम नहीं करती। नीरू से 1-2 बार मॉल में ही मुलाकात हो गई, पर ना जाने क्यों मेरी ज़बान पर सरू का नाम आते ही वह कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक जाती। मुझे उसका व्यवहार विचित्र लगने लगा था। एक दिन डिपार्टमेंट स्टोर में सरू नज़र आ गई। मैं खुशी से उसकी ओर लपकी। कहाँ रहती हो आजकल? फ़ोन पर भी पूरी बात नहीं करती। सुहास जी कैसे हैं? कब लौट रहे हैं? सब यहीं खड़े खड़े ही पूछ लेगी। चल मेरे केबिन में चलते हैं। अब मुझे ख्याल आया कि आसपास खड़े लोग मुझे घूर कर देख रहे थे। एक कमरे के बाहर उसकी नेम प्लेट देख मैं चौंक गई। तुम यहाँ काम करने लगी हो? वहाँ से क्यों छोड़ दिया? बस ऐसे ही, नए घर से यह नज़दीक पड़ता है। कॉफ़ी लेगी ना? लेकिन कहाँ तक पॉश मॉल और कहाँ यह डिपार्टमेंट स्टोर? मुझे सरू की बात हजम नहीं हो रही थी। उसका मुझसे नज़रें चुराना भी मुझे संशय में डाल रहा था। मैंने उसका बेचैनी से पेपर वेट घुमाता हाथ थाम लिया। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती सरू। तुम्हें मेरी कसम बता, नीरू या उसके पति से तुम्हारी कुछ खटपट हुई है? सरू कुछ जवाब दे इससे पूर्व ही दरवाजे पर दस्तक देकर राजीव जी ने अंदर प्रवेश किया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक उठे। उन दोनों में कुछ गुपचुप वार्ता हुई। फिर राजीव जी मेरी ओर इशारा करते हुए चले गए। मेरी स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो रही थी। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। चलती हूँ। मैंने उठने का उपक्रम किया तो सरू ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया। तू भी मुझे गलत समझने लगी? तू तो जानती है मैं सुहास की अमानत हूँ। राजीव जी मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे। बस इसी का नीरू ने गलत अर्थ लगा लिया। वह हमारे संबंधों को शक की निगाह से देखने लगी थी। शक का कीड़ा उसके जहन में इतना गहरा पैर जमा चुका था कि उसने मुझे रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर लिया। मॉल के ज्वेलरी शोरूम के लिए एक रिटेलर बहुत सारे आभूषण सेट लेकर आया था। नीरू आभूषणों में विशेष रुचि रखती है, इसलिए हर बार की तरह मैंने उसे भी बुलवा लिया। कॉफ़ी उठाते वक्त उसके हाथ से मेरी शर्ट पर कॉफ़ी छलक गई। मैं वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट में ही लौट भी आई। तभी राजीव जी भी आ गए। सौदा तय होने के बाद जब रिटेलर माल समेटने लगा तो उसने एक सेट कम होने की शिकायत की। इस पर नीरू जबरदस्त गुस्सा हो गई। उसे भला बुरा कहते हुए उसने अपना और राजीव जी का पर्स तथा जेबें उलट दी। मेरे पास भी अपना पर्स आदि उलटने के अलावा कोई चारा न बचा था। पर्स उलटते ही उसमें से सेट गिर गया। मैं मानो भरे बाजार में नंगी हो गई थी। उस पर नीरू की इस उक्ति से कि तुम्हें ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मैं कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थी। 2 दिन बाद राजीव जी मुझसे मिलने आए। वे बहुत शर्मिंदा थे। कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सीधी सी बात है, यदि तुम्हें सेट चुराना होता तो किसी और वक्त चुराती। ऐसे वक्त क्यों जब चोरी का शक सीधे तुम पर ही जाता हो। यह तर्क मैं नीरू को भी दे सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ हमारे संबंधों को लेकर वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस वक्त कोई भी सफाई देना, तुम पर विश्वास जताना आग में घी का काम करेगा। फिर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारा अपराधी मैं हूँ। तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से गई है, इसलिए इसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है। कल से तुम्हें उसका डिपार्टमेंट स्टोर संभालना है। नहीं नहीं, कोई इफ़र्ट नहीं चलेगा। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरे सामने सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई थी। यह भी समझ आ गया था कि राजीव जी सरू को यही समझा गए हैं कि मैं नीरू तक बात ना पहुंचा दूं। लेकिन सरू, जब तुम दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो क्यों छुपते फिर रहे हो? बस कुछ ही दिनों की बात है शालू।
नीरू की डिलीवरी हो जाएगी और इधर सुहास भी लौट आएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीरू अभी अवसाद की अवस्था में है। शायद उसकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। प्यार में इंसान अक्सर पजेसिव हो जाता है। वह आजकल स्वयं को काफ़ी इनसिक्योर महसूस करने लगी है। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। मेरे दिल में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। उम्मीद है वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। यदि मैं पुरानी वाली शालू होती तो इस स्थिति में खुश होती, लेकिन अब यह सब देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैं कैसे इन दिलों को जोड़ने वाली कड़ी बनूं? यही प्रश्न मन में घुमड़ता रहता। मैंने निश्चय कर लिया, मैं अपनी ओर से इन दिलों को जोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दूंगी। शायद यही मेरे पुराने अपराध का प्रायश्चित भी होगा। मैं नीरू से मिली, उसे सरू और सुहास के प्यार, उनकी शादी की योजना आदि के बारे में बताया। राजीव जी उसे कितना चाहते हैं यह भी समझाया। बताया कि सब कुछ समझते हुए भी केवल तुम्हारे प्यार की खातिर वे चुप रहे नीरू, और सरू को अपमानित होकर नौकरी छोड़नी पड़ी। नीरू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। कितनी अजीब स्थिति थी। दिल मिलने को व्याकुल थे, दोस्ती के हाथ आगे बढ़ने को आतुर थे, लेकिन पहल कौन करे? हम सभी एक सही पल का इंतजार करते रहते हैं। भगवान ने वह पल भी शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया। सुहास के लौटते ही आनंद फानन में ही सरू की शादी की तिथि निश्चित हो गई। उसके पास कार्ड बांटने का भी समय नहीं बचा था। मैंने उसे सुझाया कि हमारे कॉलेज की एक कॉमन फ्रेंड द्वारा दी जा रही पार्टी में वह काफ़ी कार्ड वितरित कर सकती है। उसने ऐसा ही किया। कार्ड काफ़ी बड़ा था, मेरे पर्स में से बाहर निकल रहा था। तभी नीरू आ गई। किसका कार्ड है? कहते हुए उसने कार्ड खींच लिया और देखने लगी। तुम्हें नहीं मिला क्या? सहेलियां उसे घेरने लगी तो मैंने बात संभालने का प्रयास किया। अरे नीरू, सरू अभी तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी, शायद कार्ड देने के लिए ही। सरिता इधर आओ, देखो नीरजा भी आ गई, दे दो इसका कार्ड। कहते हुए एक सहेली जाने कहाँ से सरू को घसीट लाई। वह बेचारी बैग में कार्ड ढूंढने का बहाना करने लगी। मैं आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करने लगी। नीरू स्थिति समझ गई। नहीं सरू, मैं कार्ड यहाँ नहीं लूँगी, तुम्हें घर आकर हमारे संग चाय पीकर देना होगा। राजीव और मुझको तुमसे बहुत सी बातें भी करनी है। सरू के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं अवश्य आऊँगी। दोनों ने आगे बढ़कर मेरा एक एक हाथ थाम लिया। दोनों के मुस्कुराते चेहरों ने मुझे गहरे सुकून से भर दिया।